सो हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज विजय। चैप्टर सेकंड देख रहे थे आप लोग। डेंसिटी का चैप्टर मतलब वर्ल्ड की पॉपुलेशन पे बेस्ड था, जिसमें हम लोग पूरी तरीके से समझ रहे थे डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रोथ। वीडियो का सेकंड पार्ट, इससे पहले ऑफ कोर्स आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहला पार्ट जरूर देखें, जब भी आपको चीज़ें और बेसिकली समझ में आएगी। ऑफ कोर्स अगर आप नोट्स आते तो ईपी फैमिली हमारा टेलीग्राम अकाउंट है, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। साथ में ई पाठशाला हमारा अकाउंट जो ऑफ कोर्स टेलीग्राम के साथ साथ इंस्टाग्राम अकाउंट, जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वहाँ ज़रूर जुड़ेगा। वीडियो का प्रोसेस आगे बढ़ रहा है और ये समझाने की कोशिश कराई जा रही है कि किस तरीके से जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसका बदलने का कारण, और उसके बाद ऑफ कोर्स ग्रोथ रेट पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होती है, डबल कैसे होती है, सारा कुछ हम समझने की कोशिश करेंगे। तो कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज मतलब अगर जनसंख्या चाहे वर्ल्ड के लेवल पे ले लीजिए और चाहे इंडिया के लेवल पे ले लीजिए, अगर बदल रही है तो उसके बदलने के कुछ कंपोनेंट है, कुछ घटक है। उनमें से 3 घटक मेन है, बर्थ रेट या डेथ रेट या माइग्रेशन। अगर बर्थ रेट ज़्यादा हो रहा है तो ऑफकोर्स जनसंख्या बढ़ेगी, डेथ रेट ज़्यादा हो रहा है तो ऑफकोर्स जनसंख्या कम होगी। माइग्रेशन, अब माइग्रेशन इन हो रहा है या माइग्रेशन आउट हो रहा है। माइग्रेशन किसी प्लेस पे इन हो रहा है तो इसका मतलब जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन अगर माइग्रेशन कहीं पे मैं कह सकता हूँ कम हो रहा है तो इसका मतलब जनसंख्या घट रही है। लेकिन जनसंख्या आप चाहे माइग्रेशन इन ले लीजिए, माइग्रेशन आउट ले लीजिए, आपको किसी ना किसी कारणवश तो ये देखने को मिलेगा कि जनसंख्या बढ़ती ही है, घट तो रही नहीं, जनसंख्या स्टेबल हो सकती है। अब माइग्रेशन 2 प्रकार का होता है, प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। आई होप बच्चों ने जिन्होंने ऑफ कोर्स मेरी वीडियो सीरीज फंड ऑफ इकोनॉमिक, इंडियन इकोनॉमिक ज्योग्राफी देखी होगी, तो उसमें माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर था आप लोगों को। तो माइग्रेशन में प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन और प्लेस ऑफ क्या कहते हैं आपका प्लेस ऑफ ओरिजिन, वो आपको जानना जरूरी होता है। तो उसे तो आप बेसिकली समझ भी सकते हो कि ये क्या होता है। नंबर ऑफ लीव बर्थ इन अ ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि 1000 पे 1000 पे या एक दिन के अंदर अगर 1000 बच्चा पैदा हो रहा है तो कितने बच्चे जिंदा रह जाते हैं, उसका ये फॉर्मूला है। फॉर्मूले में कुछ नहीं करना है आपने, जो भी पॉपुलेशन है उसको 1000 से क्या कहते हैं इनटू करके बर्थ रेट को निकालना होता है। तो ये नॉर्मल फॉर्मूला है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको कैसे पता चलेगा कि कितना बर्थ रेट किसी प्लेस का है, तो आप क्या करिए कि जैसे बिहार का एग्जाम्पल ले लेते हैं। बिहार के एग्जाम्पल में आप ये देखिए कि टोटल पॉपुलेशन बिहार की कितनी है, उसके बाद वहां पे बर्थ रेट कितना है जो हर दिन होता है, उसको 1000 से इंटू करके आप करेंगे, डिवाइड करके इंटू करके आप नॉर्मल मैथ्स लगाएंगे तो आपको बर्थ रेट पता चल जाएगा। सेम ऐसा ही डेथ रेट भी होता है। डेथ रेट एक वर्ष में होने वाली कितनी मौतें होती हैं तो उसका परसेंटेज भी ऐसे ही निकाला जाता है। सो ये कॉन्सेप्ट आपको बताता है कि जनसंख्या बढ़ रही है या जनसंख्या घट रही है। अब आगे चलते हैं। माइग्रेशन क्या होता है? व्हेन पीपल मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दिस इज कॉल्ड द माइग्रेशन। जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे कोई व्यक्ति जाता है तो माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन 2 तरीके का होता है, प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। इसके बारे में हमने बहुत टाइम पहले भी समझ लिया था कि प्लेस ऑफ ओरिजिन, जैसे मान लीजिए कि अभी आप दिल्ली में, अभी आप यूपी के अंदर है, ठीक है, अभी आप यूपी के अंदर है, तो अभी यहाँ पे ये वाला आपका प्लेस जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है, क्योंकि आप यहाँ से निकल रहे हो, आप यहाँ से निकल रहे हो तो ये आपका प्लेस ऑफ ओरिजिन हुआ। तो इस टाइम पीरियड पे आप यहाँ पे क्या कहलाएंगे? उत्प्रवास कहलाएंगे या उत्प्रवासी कहलाएंगे, यानी कि आप एमिग्रेशन कहलाएंगे। लेकिन जब आपका प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन कुछ और हो जाता है, और जब यूपी से निकल के, अभी आप यूपी में थे तो आप एमिग्रेशन थे, आप यूपी से निकल के दिल्ली आ गए तो फिर आप इमिग्रेशन हो गए। सो इट मींस दैट आप समझे क्या कि प्लेस ऑफ ओरिजिन, इस समय आप यूपी में हैं तो आप एमिग्रेशन, उससे निकल के आप दिल्ली आ गए तो इस समय आप इमिग्रेशन कहलाएंगे। दैट मीन्स आपका प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन हो गया। तो यहाँ की जनसंख्या कम हुई और यहाँ की जनसंख्या बढ़ गई। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझना होता है, बाकी इसमें और कुछ ऐसा ज़्यादा गणित है नहीं। आपको क्या लगता है कि माइग्रेशन क्यों होता होगा? तो ऑफ कोर्स एवरीथिंग ही नोज दैट पर्सन इज नोज दैट। भाई आप खुद भी सोच लीजिए, अगर आप किसी नए स्थान पे जाके बसना पसंद करेंगे तो एकमात्र कारण आपका क्या होगा? आपका एकमात्र कारण सबसे बड़ा होगा कि जनसंख्या के अंदर जो पुश फैक्टर मैटर करता है ना, आपको धकेलने के लिए कह रहा है, वो कह रहा है कि यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलो, और उसके बाद वो पुल फैक्टर आपको खींचने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जहां पे आप रहते हैं ना, जो आपका प्लेस ऑफ ओरिजिन है वो अट्रैक्टिव नहीं है, इसलिए आप वहां से पुश होना चाहते हैं, और जहां पे पुल ऑफ फैक्टर है ऑफ कोर्स वो ज्यादा अट्रैक्टिव है। अट्रैक्टिव कहने का मतलब वो नहीं कि चकाचौंध वाला है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको फैसिलिटीज मिल जाती है, तो इसीलिए इंसान ऐसी जगह पे जाना बसना पसंद करता है जहाँ पे उसे फैसिलिटी के साथ साथ चीजें और मिल रही होती है ना। तो ये कुछ आंकड़ा आपके बुकों के अंदर मेंशन, मैंने ये स्टेटस निकाला है, इसमें बताया हुआ है कि
भाई ऐसा होता है कि कुछ दिल्ली, यूपी, बिहार, गुजरात, ये छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो इमिग्रेंट कर जाते हैं कहाँ पे, मुंबई जैसे इलाकों के अंदर, क्योंकि वहाँ पे ऑफकोर्स काम धंधा ज़्यादा है। KGF मूवी का डायलॉग अगर आपने देखा हो तो वो भी क्या कहते हैं, मुझे नाम उसका याद नहीं आ रहा, तमिल में कुछ था उसका नाम, तो वो भी बंदा देख रहे मुंबई जाके शिफ्ट होता है, अभी तमिलनाडु से वो बिलोंग करता है। तो ये थोड़ा सा तमिलनाडु नहीं, कहीं साउथ की किसी स्टेट से बिलोंग करता था, जाके मुंबई बस जाता है। तो क्यों, जब वो तमिलनाडु की साइड में या साउथ की किसी साइड में था, तो आप देखोगे कि वहां पे वो एमिग्रेशन कहलाया, और निकल के कहीं मुंबई पहुंच गया तो वहां पे वो इमिग्रेशन कहलाया। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है 22% ऑफ माइग्रेंट ऑफ मुंबई आर किड्स। तो ये 22% जो है किड्स है। अच्छा, वो कैसे भी आया हो, ये मैंने टोटल नेट से निकाल के डाउनलोड करके यहाँ पे पेस्ट करा हुआ है। ये एग्जैक्टली ये बताता है कि कहाँ पे कितनी परसेंटेज लोग माइग्रेट कर जाते हैं। वैसे डेटा बदलता रहता है, लेकिन अगर आप समझे तो आपके लिए बहुत बेटर है। अब पॉपुलेशन ग्रोथ जो हो रहा है दोस्तों, आज से लेके पिछले पास्ट से कई सालों से, मतलब अगर मैं लास्ट हड़प्पा सभ्यता से पहले भी देखूं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें हमने देखा था कि 2600 BC के आसपास का इलाका था, और ये तो फिर भी क्या कहते हैं 12,000 कुछ बहुत ज़्यादा ही टाइम पीरियड बता दिया। यहाँ से लेके यहाँ 1600 AD तक अगर आप जनसंख्या देखें तो ज़्यादा बढ़ी नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो 1830 के बाद या 1850 के बाद जनसंख्या बढ़नी स्टार्ट हुई, फिर 1900 में फिर ऐसे बढ़ते 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 ऐसे बूम कर गई कि जनसंख्या पूरी की पूरी बढ़ती ही चली गई। तो ये थोड़ा सा ट्रेंड्स इन द पॉपुलेशन ग्रोथ जो है आप समझिएगा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि आप मतलब जनसंख्या मेन जो बढ़ी वो तो हमें पता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, जब जनसंख्या बढ़ी तो आप देखेंगे कि जब इंसान हड़प्पा सभ्यता के अंदर थोड़ी बहुत खेती वेती करने लग गया था तो जनसंख्या बढ़नी चालू हो गई थी। एट प्रेजेंट टाइम पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या जो है वो 8 अरब है। पूरे देश, पूरे कंट्री की, मतलब सॉरी पूरे कॉन्टिनेंट पे जो 8 के 8 कॉन्टिनेंट है, उन सब पे 8 बिलियन पीपल रहते हैं लोग। तो इसीलिए उसके बाद अगर हम देखें तो सेकंड फ्रेज जो आता है द एक्सपेंडिंग ऑफ वर्ल्ड ड्यूरिंग द 16 एंड 17 सेंचुरी। तो 16 एंड 17 सेंचुरी के टाइम पीरियड पे अगर आप देखो तो दुनिया ने नए नए जगह ढूंढनी चालू कर दी थी। इसे हम कहते हैं एज ऑफ यूरोपियन एक्सप्लोटेशन एंड कॉलोनिज्म एंड द सेटलमेंट। ये वो टाइम पीरियड था जब यूरोपियंस लोग क्या कहते हैं बाहर के इलाकों में जाके सेट होने लग गए और नए बिजनेसेस के लिए नई जगह देखने लग गए। तो उससे जनसंख्या थोड़ी सी डेवलप होने लग गई, क्योंकि फिर ना टेक्नोलॉजी जो है वो एक्सचेंज होने लग गया, फिर इंडस्ट्रीज बनने लग गई, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ठीक हो गया। तो ये थोड़ा सा एक रोल निभा सकते हैं हम लोग, जो देखते हैं कि जनसंख्या बढ़ी। फाइनली 1750 तक आते आते अगर हम देखें तो लंदन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन हो चुका था, इसीलिए जनसंख्या पूरी 55 करोड़ से ऊपर पहुंचने लग गई थी पूरे के पूरे वर्ल्ड की। और टेक्निकल एडवांसमेंट आने की वजह से बर्थ रेट जो है काफी एक्सेलरेट होना चालू हो गया, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ने लग गई। तो इसी वजह से जनसंख्या बहुत तेजी से बूम करी 1850 के बाद जाके, इतना मान के चलिएगा। तो इसमें लिखा है कि हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्प पॉपुलेशन ग्रोथ, कि जिस तरीके से साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ता चला गया तो उसने पॉपुलेशन ग्रोथ में कैसे इंपॉर्टेंट रोल निभाया। तो भाई सिंपल सी बात है कि स्टीम इंजन आया तो उसकी वजह से क्या हुआ कि इंसान ने जो एनिमल से काम करवाते थे या खुद से काम करते थे वो बंद हो गए। तो लोगों के पास टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और लोग मैकेनिज्म पे, एनर्जी पे डिपेंड हो गए, वाटर एंड विंड एनर्जी पे डिपेंड हो गए, और इसी वजह से एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ना चालू हुआ और इसकी वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। तो ये जनसंख्या के बूम होने का कारण था। दूसरा आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एपिडेमिक, जो बहुत बड़ी मात्रा में जब लोग मर जाते थे, मेडिसिन तो थी नहीं लोगों के पास, लेकिन जब हम लोगों ने मेडिसिन का इजाद कर लिया तो बड़ी से बड़ी महामारी हमारे को आसानी से बचा लेती थी और हम उससे भी ठीक हो जाते थे। कोरोना वायरस अभी आया, फिर भी तो हम लोगों ने जनसंख्या को रोक लिया ना, मरने तो नहीं दिया। पहले तो आप देखेंगे कि क्या कहते हैं लोगों को बुखार हो जाता था तो भी लोग मर जाते थे। तो इसीलिए उस समय अगर मैं कह सकता हूँ कि बर्थ रेट अच्छा था तो ग्रोथ डेथ रेट भी बहुत बड़ी मात्रा में था, लोग छोटी छोटी बीमारियों से भी लोग मर जाते थे। इसीलिए स्टीम इंजन और मैं कह सकता हूँ इनोकुलेशन अगेंस्ट द एपिडेमिक, दैट मीन्स हमने काफ़ी हद तक जो जितने भी महामारियाँ होती है उसके ऊपर काबू पाना चालू कर दिया। अब मेन बात यह है कि जनसंख्या पहले के टाइम पीरियड पे बहुत तेजी से नहीं बढ़ रही थी। अब अगर आप देखें तो 10,000 ईसा पूर्व जनसंख्या पूरे वर्ल्ड की सिर्फ 50 लाख थी। 1650 तक आते आते 50 करोड़ हो गई और 50 करोड़ से 100 करोड़ होने के लिए लगभग इसको 154 वर्ष लगे 1804 के अंदर आके। 1804 से 1927 तक ये 200 करोड़ हो गई। 1927 से 1774 तक 400 करोड़ हो गई।
25 के अंदर ये 800 करोड़ की जनसंख्या आकी जा रही है कि 51 सालों के अंदर हमारा ग्रोथ रेट अगर पूरी दुनिया का देखें तो इस तरीके से हम लोग डबल होते जा रहे हैं। दैट मीन्स अगर इसी स्टैटिक से अगर हम आंकड़ा लगाएं तो हम 1600 करोड़ जो है दोस्तों वो कब हो जाएंगे। कुछ मेरे को लग रहा है कि 25 से 30 सालों के अंदर पूरी जनसंख्या ये ग्लोब के ऊपर 1600 करोड़ लोग नाच रहे होंगे। सोचिए तो कितना मतलब एक वो है। इट टुक्स मोर देन अ मिलियन ईयर्स द ह्यूमन पॉपुलेशन टू अटेंड द 1 बिलियन मार्क बट इट टुक 12 ईयर्स फॉर द रेज ऑफ 50 बिलियन टू 60 बिलियन। वो ये कह रहा है कि मतलब जनसंख्या को डबल होने के लिए हमें कहीं ना कहीं पहले बहुत लंबा समय लगता था, बट अब 5 से 6 बिलियन होने के लिए मतलब 50 करोड़ से 60 करोड़ होने के लिए सिर्फ हमें 12 साल लगते हैं और बस हम आराम से हो जाते हैं। तो ये टेबल 2.2 यही दिखाता है कि कितनी तेजी से हमारी जनसंख्या जो है, पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है। भारत की जनसंख्या दर अगर देखें हम लोग, जनसंख्या 1.6% हर साल जो है बढ़ जाती है और दुगनी करने के लिए आपकी इसमें 318 वर्ष लगेंगे, जबकि कुछ देशों में अभी दुगना होने का लक्ष्य दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब विकसित राष्ट्र को अपनी जनसंख्या दुगनी करने में 318 वर्ष लगेंगे, जबकि कुछ देशों का भी कुछ पता नहीं है। पर हमारी जो जनसंख्या दर है भारत की वो 1.6% से बढ़ रही है। अब हम लोग इस हिसाब से अंदाजा ला सकते हैं कि हम चाइना से 2040 तक आगे जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। अब हर कंट्री का अलग अलग सिनेरियो है। वर्ल्ड के लेवल में अगर आप देखें तो हर किसी कंट्री का अलग अलग सिनेरियो है। पॉपुलेशन ग्रोथ डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट लेवल पे डेवलप होता है एज कंपेयर। अगर हम वर्ल्ड को देखें तो वर्ल्ड क्या कहते हैं 1995 से 1990 से 1995 के बीच में पूरा वर्ल्ड शुरुआती समय में 1.6% से ग्रोथ रेट पे बढ़ रहा था, लेकिन अब 2010-2015 में 1.2 ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। उसमें से अगर हम देखें तो अफ्रीका सबसे तेजी से बढ़ रहा है, यूरोप उससे कम से, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका उससे कम से, और आप देखें तो लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन द्वीप्स आइलैंड जो है वो। एशिया का अगर हम देखें तो एशिया पहले इस लेवल में बढ़ रहा था, लेकिन अभी थोड़ा स्पीड स्लो हो गया है। ओशनेशिया में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड फिजी, तो आप देखेंगे लगभग इसका मॉडरेट ही रहता है, लगभग समान रहता है। तो ये अलग अलग कॉन्टिनेंट का अलग अलग तरीके से ग्रोथ रेट हमें देखने को मिल रहा है। तो ये पेपर में पूछ लेता है एग्जामिनर, इंपैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। दोस्तों अगर जनसंख्या बढ़ रही है या जनसंख्या घट रही है उससे अर्थव्यवस्था पे कैसे प्रभाव पड़ता है? ऑफकोर्स बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अ स्मॉल इंक्रीज इन अ पॉपुलेशन इज डिजायरेबल इन द ग्रोइंग ऑफ इकोनॉमिक्स। जनसंख्या का थोड़ा सा बढ़ना इंडस्ट्री का बढ़ना हो जाता है। अब चाहे प्राइमरी ले लो, सेकेंडरी ले लो, टर्शियरी ले लो, क्वार्टनरी ले लो, एक क्विनरी एक्टिविटी ले लो, जनसंख्या का बढ़ना हो जाता है। लेकिन अगर पॉपुलेशन क्या कहते हैं ज्यादा बढ़ रही है तो भी दिक्कत वाली बात है, लेकिन अगर पॉपुलेशन कम हो रही है, बहुत सारे लोग मर रहे हैं, तो वो भी एक चिंता का विषय है हमारे लिए। इट इंडिकेट दैट रिसोर्स हैड सपोर्टेड अ पॉपुलेशन अर्लियर आर नाउ इनसफिशिएंट टू मेंटेन द पॉपुलेशन। अब जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ रही है ना, हमारे लिए खतरा बस ये है कि हमें ये देखना जरूरी है कि भाई जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं क्या वो सभी लोगों को अवेलेबल हो पाएंगे या नहीं, या अगर जनसंख्या बढ़ाए जाए तो क्या इससे कोई दिक्कत आएगी या नहीं आएगी, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो अगर हम डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन से देखें तो दोस्तों ये एक चेंज है। रूरल एग्रेरियन सोसाइटी अर्बन इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी में जब बदलती है उसे हम जनांकीय संक्रमण कहते हैं, हिंदी में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहते हैं। द थ्योरी टेल्स दैट द पॉपुलेशन ऑफ एनी रीजन चेंज फ्रॉम हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट टू लो बर्थ रेट, लो डेथ रेट एज अ सोसाइटी प्रोग्रेस फॉर रूरल एग्रेरियन एंड लिटरेट टू अर्बन इंडस्ट्रियलाइज एंड रिटेलर सोसाइटी। मतलब बहुत सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करिए कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब ये होता है जब सोसाइटी के अंदर हाई बर्थ रेट था और हाई डेथ रेट था और लोग अनपढ़ थे, अब वो सोसाइटी चेंज होके क्या कहते हैं लो डेथ रेट हो गया, लो बर्थ रेट हो गया और लोग पढ़े लिखे हो गए। ऐसे सोसाइटी का चेंज होना डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहलाता है। अब ये 3 फ्रेज में चेंज हुआ था, एक फ्रेज में चेंज नहीं हुआ था एकदम से। ऐसे स्टेजेस को कलेक्टिवली स्टेजेस को हम डेमोग्राफिक सर्कल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए पहली स्टेज के अंदर हाई मोर्टेलिटी रेट था और ऑफ कोर्स पहले लोग ज्यादा मरते भी थे, क्योंकि हमारे पास उस समय ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर के उसमें काम करते थे, टेक्निकल लेवल ज्यादा अच्छा नहीं था, लोग पढ़े लिखे नहीं थे। सेकंड स्टेज पे ये हुआ कि फर्टिलिटी रेट रिमेन रही। फर्टिलिटी मतलब पैदा होने वाली जो रेट था, यहाँ पे पैदा होना अधिक था, लेकिन समय के साथ साथ उसमें गिरावट आने लग गई। मतलब फर्टिलिटी रिमेन हाई बट इट डिक्लाइन विद टाइम। शुरुआती समय में फर्टिलिटी बढ़ रही थी, मतलब लोग ज्यादा पैदा हो रहे थे, लेकिन बाद में हमने कम कर दिए थे, क्योंकि उस टाइम पीरियड पे हेल्थ और काफी हद तक कंडीशन, सैनिटेशन फैसिलिटीज काफी अच्छी हो गई थी, इसलिए लोग मरते कम थे।
लेकिन तीसरे स्टेजेस पे देखें तो पॉपुलेशन बहुत स्टेबल हो गई, स्लोली बढ़ रही है, और ऑफ कोर्स इस टाइम पीरियड पे डेथ रेट भी कम हो गया, क्योंकि अब लोग अर्बनाइज हो गए हैं, लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, लोग इस समय पे काफ़ी हद तक टेक्नोलॉजी को समझ चुके हैं। इसलिए जनसंख्या का बढ़ना 3 स्टेजेस में, जिसमें से जनसंख्या इस टाइम पीरियड पे काफ़ी अच्छी बढ़ रही थी, सेकंड स्टेज के टाइम पीरियड पे। अब पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फैमिली प्लानिंग, बच्चे 2 ही अच्छे, है ना। और क्या कहते हैं, एक पंचायत मूवी के अंदर डायलॉग था कि क्या कहते हैं, 2 बच्चे मीठी खीर उससे ज़्यादा बवासीर। तो ये भी एक डायलॉग बहुत खतरनाक था, लेकिन ऑफ कोर्स हम कोशिश कर रहे हैं कि बर्थ रेट के अंदर जो चिल्ड्रंस हैं उसको थोड़ा सा उनमें अंतर रखें। जैसे कि एक बच्चा अगर पैदा हो गया है तो अगले साल दूसरा बच्चा पैदा ना करना, थोड़ा सा 5 साल का गैप देना, 6 साल का गैप देना, ये ज़रूरी है, इस पर फोकस करा जा रहा है। और ऑफ कोर्स लोग क्या कहते हैं, फ्री क्या कहते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिक, दैट मीन्स जो मुफ्त में चीज़ें होती है, गर्भ निरोधक दवाइयाँ, यूज़ ऑफ कॉन्डम, ये चीज़ें भी जो है ऑफ कोर्स जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए ज़रूरी है। क्योंकि थॉमस माल्थस बोलते हैं कि लोगों की जनसंख्या जो है बढ़ेगी जिस तरीके से, तो ऑफ कोर्स जनसंख्या बढ़ने की वजह से आग, बीमारियाँ और युद्ध और अचानक इन चीज़ों के अंदर बहुत सारी दिक्कतें हमें आ सकती हैं। सो ये वर्ल्ड के लेवल पे सारी की सारी जानकारी वर्ल्ड की बुक में दी हुई थी। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये ईपी फैमिली पे आप लेक्चर सीरीज देख रहे थे, सॉरी, ईपी फैमिली पे लेक्चर सीरीज आप टेलीग्राम अकाउंट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पे आप सभी लोग ई पाठशाला चैनल पे ये वीडियो देख रहे थे। तो मिलते हैं वीडियो के अच्छे नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।